शिकायतों के भी रास्ते बने हुए हैं। प्रवासी भारतीयों और प्रवासी गुजरातियों को अपनी जड़ों की तरफ और मजबूती से जोड़ने की जो कोशिशें चल रही थी, जिसमें ये भी था कि अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी रूट्स के बारे में और बेहतर अवेयर हों, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी किए जा रहे थे, सब किया जा रहा था। इसका कितना हार्टनिंग रिजल्ट आपको मिला है? वो मुझे अच्छा लगा जो सुनील जी ने पहले कहा कि कभी हमें ABCD कह के मजाक उड़ाया जाता है और कभी BBB कह के मजाक उड़ाया जाता है। सच है, क्योंकि जो जेलसी फैक्टर मैंने कहा था, समाज के अंदर कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स के प्रति एक जेलसी फैक्टर रहता है, और उसका कारण है कि हमारे लोग ये मैरिजुआना और इन तरीके की चीज़ों में उलझते नहीं हैं। माता पिता कठिन परिश्रम के बाद जो पैसा होता है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, परवरिश पर खर्च करते हैं। और भारतीय बेसिकली एक इंटेलिजेंट कॉम है, मेहनती कॉम है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में वो जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर उनको सुविधाएं मिलती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो सोशल लैडर में अपनी मेहनत के जरिए चढ़ जाते हैं। कई लोगों को तकलीफ होती है इस बात से, और वो तकलीफ के कारण उनको थोड़ा अनदेखा किया जाता है। तो ABCD या BBB जो भारत में पैदा नहीं हुए हैं और विदेश में पैदा होने वाले लोग हैं, लेकिन भारतीय मूल के लोग हैं, कहीं ना कहीं मन में उनके भारत बसता है। और जब उनके मन में भारत बसता है तो भारत के प्रति एक स्नेह भी रहता है, और उस स्नेह की वजह से वो बार बार अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। और क्योंकि सीधे रास्ते चलते हैं तो सही बात है कि बेहतर भी करते हैं। उनको अपने कल्चर से जोड़े रखना, मुझे लगता है कि एक माता पिता तो करते हैं अपने हिस्से का काम, लेकिन एक सरकार के तौर पे, एक मंत्रालय के तौर पे हमारा भी प्रयास रहता है कि हम सबके बीच बने रहें। तो जैसे बड़े बड़े उत्सव होते हैं, होली, दिवाली, गरबा, डांडिया, वो मैं उसको धर्म से नहीं जोड़कर संस्कृति के रूप में देखती हूँ। तो अगर वो संस्कृति का एक आचार व्यवहार रहता है, धर्म के इर्द गिर्द रहता है ताकि हम अधार्मिक ना बने, लेकिन वो संस्कृति का भी एक विषय है। तो सांस्कृतिक रूप से ये सब लोग कहीं ना कहीं उन ओकेजन्स पर मिलते हैं। कभी इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से कुछ कार्यक्रम का आयोजन होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। कल्चर मिनिस्ट्री कभी फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन करती है। अभी राष्ट्रपति जी गए थे नेदरलैंड्स, तो वहाँ पर रामायण का मंचन किया गया था। क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांसेस का मंचन होता है। अधिकतर जगहों पर हमारे कल्चरल सेंटर्स चलते हैं। उन कल्चरल सेंटर्स के अंदर विभिन्न प्रकार के उनको म्यूजिक, योगा, आयुर्वेद, इस सब की क्लासेस चलती हैं वहाँ पे, ताकि वो जुड़े रहें अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ। फिर बहुत सारे भारतीय मूल के जो बच्चे हैं या वैसे सबके लिए हम लोग एक क्विज कंपटीशन खोलते हैं। तो जैसे इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव का हमने क्विज खोला, तो उसमें पार्टिसिपेट करके जो जीतते हैं, कई लेवल्स पे वो क्विज होता है, तो उनको भारत के कोई टूरिस्ट प्लेस या कहीं जाने का, भारत भ्रमण का, उस सब का भी मौका मिलता है। तो प्रयास रहता है कि सबसे जुड़े रहें। और मतलब अगर मैं जा रही हूँ या अन्य भी कोई और जाते हैं, तो हम लोगों का रहता है कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत ज़रूर हो। कल्चरल परफॉर्मेंस में भारतीय परंपराओं की तरफ की कोई डांस, म्यूज़िक आदि कोई भी परफॉर्मेंस हो, और कई बार उसमें फॉरेन कंट्री का भी कंपोनेंट रहता है, वहाँ के भी लोग साथ जुड़े रहते हैं, ताकि हम स्टैंड आउट ना करें, हम मिक्स होकर अपनी आइडेंटिटी बनाए रखें। जैसे सेट्स होते हैं ना, सेट ए सेट बी मैथमेटिक्स के अंदर, मगर सेट ए सेट बी कभी ओवरलैप करता है, तो वो भी एक अपने आप में सेट सी तैयार हो जाता है। तो एक इंटरसेक्टिंग जोन, बट अपनी आइडेंटिटी अपने आप बनाए रखने का भी हम लोगों का काम रहता है। जैसे आपने कहा मैम कि हिंदुस्तान इज़ नोन फॉर बीइंग बेनेवलेंट एंड अ पॉजिटिव फोर्स,
यूक्रेन रशिया के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर हमने सुना भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको पूरी दुनिया ने रेखांकित किया, दोहराया कि ये दौर युद्ध का नहीं। जब हम देखते हैं कि टर्की जैसे जो कंट्री हैं वो इंटरवीन करने की और जाके मध्यस्थता करने की पेशकश और कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान अपनी भूमिका क्या देखता है? इतनी ही देखता है या इसके बियॉन्ड भी देखता है जो हमने अभी तक किया है? देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। वो है यमन और सऊदी अरब के बीच में घमासान छिड़ा हुआ था। वहाँ भी भारतीय फंसे हुए थे और उन भारतीयों को भी युद्ध विराम करवा के निकालने का काम भारत ने किया। शायद बहुत लोगों को उस विषय में मालूम नहीं है, तो मुझे लगा बताना बनता है। तो ये सब हम लोग करते रहते, क्योंकि इतने सारे भारतीय इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनको अपने मूल तक लाना ले जाने का भी हमारे पास रहता है। कौन से देश की क्या फॉरेन पॉलिसी है उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने देश की जो पॉलिसी है उसमें है कि जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना नजर झुका के ना नजर उठा के, नजर मिला के बात करो। तो वही बात हमारी फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देती है कि ना नजर झुका के, कोई चाहे कि हमें झुका के कुछ करवा लेगा तो वो भी संभव नहीं है। नजर उठा के हम किसी की तरफ देख के कुछ करें वो भी हम नहीं करते, क्योंकि हमारा व्यवहार वैसा नहीं है। नजर मिला के आपस में मित्रता के भाव से जो चीजें संभव है वो हम करने को राजी हैं, और कई बार करते भी हैं। हर चीज टीवी कैमरा के लिए भी नहीं होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्यस्थता हम अपने आप अज्यूम नहीं करते। मध्यस्थता के लिए दोनों साइड का राजी होना, जो ताकतें भिड़ाने में लगे हुए हैं उनका साइड स्टेप करना, और हमारे से ये उम्मीद होना कि हम ये करेंगे, तब हम करेंगे, नहीं तो हम डिस्टेंस ही मेंटेन करेंगे। नजर मिला के अभी भी यूक्रेन को भी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है वो भारत ने दी है, लेकिन अगर मेरे देश की ज़रूरत है, उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि भारत के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे रहे या ज़रूरत रही हमारी, हम खाड़ी के देशों से अपना तेल खरीदते थे। खाड़ी के देशों हमें नज़दीक पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन खाड़ी के देशों से बढ़े हुए दाम पर अगर यूरोप के देश खरीदेंगे और करेंसी क्राइसिस ऊपर से और होगा, साथ में ईरान के ऊपर सैंक्शन होगी, ईरान से आप नहीं खरीद सकते, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन की आप वहां से नहीं खरीद सकते। तो भाई 1.3 बिलियन का देश जहां पे 3% के हिसाब से एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, क्या करेगा? हम रशिया से तेल खरीदते हैं क्योंकि वो हमारी जरूरत है। उसमें हमें कोई आंख दिखाए या उम्मीद करे कि हम आंख झुकाएं, वो संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को और हर एक देश को अपने देश की चिंता करनी है। तो हम अपने देश की, भारत की चिंता के लिए और भारत की भलाई के लिए